हेलो दोस्तों, मैं नीता तिवारी आज आपके लिए क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ। जैसे कि आप इसका टॉपिक देख रहे हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो बच्चे आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक क्लियर करने हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे सामने आता है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देन सेकेंड टॉपिक है हमारे पास, वेयर डिड पीपल लीव, लोग कहाँ रहते थे। व्हाट इज़ ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। देन वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, देश के नाम। फाइंडिंग व्हाट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जानें। एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड डिफ़िकल्टीज, कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लाभ तथा कठिनाइयाँ। देन वन पास्ट और मेनी, अतीत एक या अनेक। एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा बच्चे, व्हाट डू डेट्स मीन्स, तिथियों का क्या मतलब है। तो हम इसे एक एक टॉपिक लेके समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके लिए एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो बच्चे, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे हम हंटर्स मतलब कि शिकारी, जो शिकार करते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। हर्डर्स, पशुपालक, जो जानवरों को पालते हैं। फार्मर्स, किसान या कृषक, जो खेती करते हैं। रूलर्स मीन्स शासक, राजा, किंग, जो रूल करते हैं। मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, व्यापारियों। प्रीस्ट्स, पुरोहित, आज के समय में जिन्हें हम पंडित कहते हैं, पुरोहित, जो पूजा पाठ यज्ञ आदि करते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन, शिल्पकार। आर्टिस्ट, कलाकारों। म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, संगीतकारों और वैज्ञानिकों। गेम्स, स्टोरीज, प्ले, सॉन्ग एंड मेनी मोर। मतलब ये है कि हम ये जान सकते हैं कि उस समय में कौन से गेम खेले जाते थे, बच्चे कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करते थे, किस तरह के नाटक देखते थे, कौन से प्ले देखते थे, किस तरीके के गाना गाते थे, और बहुत सी बातें जो हम जान सकते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। आइए बच्चे, इसको देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंडिया का मैप दिखाना चाहती हूँ। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये है नर्मदा रिवर। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आप खुद भी उसमें लोकेट करेंगे इस एरिया को। ये है नर्मदा रिवर, ठीक है बच्चे। और ये है किरखर और सुलेमान। तो आइए हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा हुआ बच्चे कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से ही लोग जो हैं वो नर्मदा नदी के तट पर
रह रहे हैं। Some of the earliest people who lived here were skilled। जो यहाँ जो बहुत पहले से जो लोग रह रहे थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं बच्चे जो बहुत ही कुशल संग्राहक होते थे। दैट इज़ पीपुल हु गैदर्ड देयर फूड। संग्राहक का मतलब क्या होता है? संग्राहक का मतलब होता है कि जो अपने आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जो ये जानते थे कि वो कौन से रूट्स को, कौन से फ्रूट्स को उनके लिए बेनिफिशियल है, वो कौन से फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने फॉरेस्ट के कौन कौन से चीज़ों को यूज़ करके अपने यूज़ में ला सकते हैं। वो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। वो इन चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे। संग्रह करना मीन्स इकट्ठा करना। जैसे कि आप म्यूज़ियम में जाते हैं, आज के समय में हम म्यूज़ियम जाते हैं, म्यूज़ियम को हिंदी में संग्रहालय कहा जाता है। मतलब कि वो स्थान जहाँ चीज़ों को इकट्ठा करके रखी जाती है। तो वैसे ही पहले के जो लोग थे, वे अपने आसपास के जंगलों में जो जड़ें होती थी, पेड़ पौधों के जड़ें, उनके फल और अन्य जो जंगल में जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो उत्पाद मिलते हैं, वे उन चीज़ों को संग्रह किया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे। नाउ सुलेमान और किरथर, जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, सुलेमान और किरथर ये वह स्थान है जहां लगभग 8,000 ईयर्स एगो वुमन एंड मैन ने, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर सबसे पहले गेहूं, मतलब कि वीट, और जौ, मतलब कि बार्ले जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले सुलेमान और किरथर ये दो वो जगह है जहाँ सबसे पहले वुमन और मैन ने 8,000 ईयर्स एगो में, आज से 8,000 साल पहले वहाँ लोगों ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की। इसके साथ ही उन लोगों ने भेड़, मतलब कि शिप, बकरी, गोट, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। मतलब कि खेती के साथ साथ लोगों ने जानवरों को भी पालना शुरू किया। जैसे कि आप अपने गांव में देखते होंगे कि किसान जो होते हैं वो खेती भी करते हैं और उनके पास गाय, बैल, भैंस सभी होते हैं, वो सबको पालते भी हैं, उनको पालतू बनाते हैं। इसी प्रकार से ये लोग भी खेती करते थे और इन जानवरों को पालतू बनाना भी इन्हीं लोगों ने शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। गांव में इसलिए रहते थे बच्चे क्योंकि जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो खेती एक जगह रह के सभी लोगों ने मिलकर खेती करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो गया कि वो एक ही जगह सेटल होके रहें। तो उसे एक गांव में लोगों का ग्रुप बनने लगा, जिससे कि गांव बनने लगे। ठीक है बच्चे, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। आगे है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। आइए बच्चे, मैं आपको एक बार फिर से मैप की तरफ ले जाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है गारो हिल्स। ठीक है बच्चे, एंड ये है विंध्यास। आप अपने बुक के मैप में इसे खुद भी लोकेट करेंगे। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ कृषि का विकास हुआ, मतलब जहाँ खेती डेवलप हुई, स्टार्ट हुई एंड डेवलप हुई। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल को उपजाया गया। जो विंध्यास मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, उसके नॉर्थ में सबसे पहले राइस की खेती की गई, राइस को उपजाया गया। तो आई होप कि मैं पढ़ा रही हूँ तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे टॉपिक
3 पे, जो कि है ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ। अब सवाल ये उठता है कि सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी किसे कहते हैं? तो बच्चे, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। मतलब कि छोटी छोटी नदियाँ जो कि एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, इन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ठीक है बच्चे। नाउ अब हम यहाँ देखेंगे कि सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर, सिंधु नदी इंडस रिवर की सहायक नदी यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो इसके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको याद भी रखना है। जिसमें फर्स्ट है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। कौन कौन से हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ? कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। ये हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ यानी कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। नाउ अबाउट 4700 ईयर्स एगो इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 ईयर्स एगो बेटा, 4700 ईयर एगो इन्हीं नदियों के किनारे में जो सिटीज़ हैं, जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं, वो यहीं पे डेवलप हुई। ठीक है। देन गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों सिटीज़ का विकास 2500 ईयर्स एगो हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडस रिवर के किनारे, इंडस रिवर जो है उसके किनारे में सिटीज़ का विकास कब हुआ? अर्लीस्ट सिटीज़ कब डेवलप होनी शुरू हुई? 4700 ईयर्स एगो। बट जो गंगा रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं, वहाँ पर सिटीज़ का विकास कब हुआ? 2500 ईयर्स एगो। ठीक है। तो अब इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा। मतलब कि गंगा के दक्षिण में, गंगा के साउथ में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मतलब कि गंगा के साउथ में ये जो नदियाँ थी, इन नदियों के आसपास में जो एंशियंट पीरियड्स में जो सिटी जो डेवलप हुआ, जो राज्य डेवलप हुआ, वो मगध था, जिसको मगध के नाम से जाना जाता था। आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अब जो पावरफुल होता है वही तो शासन करता है ना। तो इन्होंने क्या किया था? ये लोग बहुत ही पावरफुल थे और इन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग जो थे उस समय में, लोग हमेशा एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करते थे। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं यानी कि नेचुरल डिजास्टर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। मतलब कि बच्चे, उस समय भी लोग ट्रैवल किया करते थे। और वो ट्रैवल क्यों करते थे? तो कभी कभी अपने काम के लिए, काम तो सबको चाहिए, समय आज का हो या कल का हो, काम तो सभी को चाहिए। तो कभी लोग काम की तलाश में जाते थे, कभी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जाते थे। लाइक जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा हो गया, तो उसकी वजह से लोगों को अपने जगह को छोड़ के दूसरे इस जगह पर जाना होता था और फिर वहाँ सेटल होना पड़ता था। देन उसके बाद कभी कभी सेनाएं, मतलब आर्मीज़, दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी।
मतलब कि कभी कभी जो आर्मीज़ होती थी, मतलब एक किंग की जो आर्मी होगी वो अपने एम्पायर को और बड़ा करने के लिए क्या करती थी, दूसरे इस क्षेत्र में जाती थी, दूसरे किंगडम में जाती थी और उनको जीतने की कोशिश करती थी। इसके लिए भी लोग ट्रैवल करते थे। जो व्यापारी होते थे, मतलब कि जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापार करते हैं, कभी काफ़िले में, मतलब कि ग्रुप में, काफ़िले मतलब कि ग्रुप में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं, मतलब कि वैल्यूएबल गुड्स, जो बहुत ही कीमती सामान होते हैं, लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, मतलब कि बिजनेस ट्रैवल। जैसे आज के डेट में इसे हम कहेंगे बिजनेस ट्रैवल। तो ये ट्रैवल उस समय भी हुआ करता था। जो मर्चेंट्स होते थे वो कभी तो ग्रुप में निकलते थे और कभी बड़े बड़े शिप में अपने सामानों को लेकर के, अपने वैल्यूएबल आइटम्स, अपने गुड्स को लेकर के वे एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल किया करते थे। उसके बाद आते हैं धार्मिक गुरु, मतलब रिलीजियस टीचर्स। रिलीजियस टीचर्स मतलब वे लोग, ऐसे लोग जो कि रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा देते हैं, ठीक है, टीचिंग देते हैं, उनके बारे में उनको सलाह देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, उनको टीच करते हैं। तो ऐसे लोग जो थे धार्मिक गुरु, वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। मतलब वो ट्रैवल किया करते थे। कभी इस गांव में कुछ दिन एक गांव में रहे, वहाँ के लोगों को उन्होंने कुछ अपनी शिक्षाएं दी। उसके बाद फिर उन्होंने वो 1 महीने के बाद उन्होंने वो गांव छोड़ दिया, वो दूसरे गांव में ट्रैवल करके गए, फिर वहाँ के लोगों को शिक्षाएं दी, अपनी बातें बताई कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो इस तरीके से जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि एक्साइटिंग प्लेसों को ढूंढने के लिए, नए नए जगह को खोजने के लिए ट्रैवल किया करते थे। जैसे आज के समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रैवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको घूमना बहुत पसंद होता है, वो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब जब ट्रैवल किया जाता है, मान लीजिए कि हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, तो हम एक दूसरे की भाषा, उनके कल्चर, उसको भी जानने का हमें अवसर मिलता है। हम इन सब चीज़ों को भी जानते हैं कि आज मान लीजिए कि आप यूपी में रहते हैं और आप केरला चले गए, तो आपको पता चलेगा ना कि आप केरला गए तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानने का अवसर मिलता है। देन हमारा 4th टॉपिक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। लोग इसीलिए यात्रा करते हैं। आज के समय में लोग, बच्चे ट्रैवल करते हैं, लोग जॉब के पर्पस से ट्रैवल करते हैं, लोग घूमने के पर्पस से ट्रैवल करते हैं। आज भी बहुत सारे डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं। जैसा कि आपने हाल में ही देखा होगा कि हमारे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में डिजास्टर आया था, सुनामी आई थी। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग को ट्रैवल करना पड़ता है। उस समय बेटा हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारा उप महाद्वीप जो है, हमारा सब कॉन्टिनेंट, वो उसकी जो प्राकृतिक सीमा है, मतलब उसकी जो नेचुरल बाउंड्रीज़ है, उस कौन कौन सी है, वो है पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। मतलब हमारा जो इंडिया है, मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब आप इसे देखिए, ये पूरा यहाँ से पहाड़ियाँ, इधर पर्वत, ओशन, इन सभी से घिरा हुआ है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, इसकी बाउंड्रीज़ है, ठीक है, इनको बाउंड्रीज़ बोलते हैं। ये सभी क्या करते थे, ये नेचुरल बाउंड्रीज़ का निर्माण करते थे। ये सारी चीज़ें मिल करके, मतलब कि जो पहाड़ी है, ये पर्वत है और ये जो समुद्र है, सी है, ओशन है, ये सब मिल के क्या करते हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट की नेचुरल सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि बेटा उस समय लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। आप खुद सोचिए कि अगर आज आपको पैदल पहाड़ों को पार करना पड़े, बड़े बड़े पहाड़ियों को पार करना पड़े, तो आज के समय में भी बहुत ही मुश्किल है ये। तो उस समय में भी लोगों को ये बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, परंतु जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके।
मतलब जिन लोगों ने सोचा कि नहीं हमें तो ये पार करना ही है, हमें समुद्र पार करना ही है, हमें पहाड़ियाँ पार करनी ही है, हमें उस पर्वत पार करनी ही है, तो उन लोगों ने किया और वो जीते भी और उन्होंने जीत हासिल भी की। ठीक है, उसके बाद बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इन पहाड़ों को, कहने का मतलब ये है बच्चे कि इन पर्वतों पहाड़ों को पार कर करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में बाहर से भी बहुत से लोग आए और वो यहीं पे आके बस गए। आप इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे के लेसन्स में आपको इनके बारे में पता चलेगा। आगे है हमारा कि दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यूपी में हैं और आप केरला में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, कल्चरल ट्रेडिशन क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके के वहाँ का किस तरीके की म्यूज़िक है वहाँ पर, मतलब एवरीथिंग आप जानते हैं मूवमेंट्स जो होने से, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने से। तो उस समय में यही होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते थे तो अपने साथ साथ बहुत सारे ट्रेडिशन भी लेके जाते थे। इसके बाद कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, मतलब कार्विंग स्टोन, संगीत रचने, मतलब म्यूज़िक को कंपोज करना, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कहने का मतलब ये है बच्चे कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम वहाँ के चीज़ों को भी अपनाते हैं। जैसे हम नई जगह जाते हैं, मान लीजिए आप राजस्थान गए, आप गुजरात गए, तो आप वहाँ की चीज़ों को भी देखते हैं, वहाँ के कल्चर को भी अपनाते हैं। आप ये देखते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह के खाना बना रहे हैं, आप उसको अपनाते हैं। आप अपने, भले आप यूपी में रहते हों, आप बिहार में रहते हों, या इंडिया के किसी भी पार्ट में भी रहते हों, या इवन आप कहीं भी रहते हो, लेकिन आप जब ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप वहाँ के ट्रेडिशन को भी अपनाते हो और उनको अपनी ज़िंदगी में यूज़ भी करते हो अपने डेली वे लाइफ में। तो बच्चे, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आएगा और पसंद आएगा। इसके आगे के टॉपिक्स मैं आपके लिए बाद में लेके आऊँगी और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा बच्चे ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा, और जो भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।